होगा सर होगा हमें ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 28 126 जो हमारा सब्जेक्ट कोड है लेजिस्लेशन का। तो अब उसमें हम यूनिट 4 देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो सिलेबस का पीडीएफ मैंने ओपन किया है, उस यूनिट 4 में सारे जो ओएसएच मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है वो यहाँ पर दिए गए हैं। और उनका जो भी एचएससी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे हमें, और वो हमें आंसर करने हैं एग्जाम में। अब यहाँ पर बहुत सारे एक्ट्स है, रेगुलेशंस है, रूल्स है। तो फिर हम अपने मेन पीडीएफ की तरफ चलते हैं। इसमें इंडियन बॉयलर एक्ट दिया गया है 1923, और इंडियन बॉयलर रेगुलेशंस दिया गया है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट दिया गया है, सीए रेगुलेशंस या सीए गाइडलाइंस दी गई है, इंडियन एक्सप्लोजिव्स एक्ट दिया गया है, पेट्रोलियम एक्ट रूल, गैस सिलेंडर रूल्स, कैल्शियम कार्बाइड रूल्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्ट, रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल्स, हजार्डस मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन रूल्स, स्टैटिक मोबाइल एंड प्रेशर वेसल रूल्स अनफायर्ड वाला। ठीक है। उसके बाद है डॉग सेफ्टी रूल्स। तो जब मैं ये एक्ट सारे उनका पीडीएफ डाउनलोड कर रहा था, उनसे थोड़ा-सा ओवरव्यू कर रहा था उनको, तब मुझे एक छोटी-सी एक चीज़ पता चली जब मैंने ये पढ़ा कि एक्सप्लोसिव एक्ट 1984। तो और मुझे एक और एक्ट का नाम वहाँ पर मिला, ऑनलाइन ही मिला। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्या मेरा आवाज़ आप तक क्लियरली पहुँच रहा है? प्लीज़ कन्फर्मेशन दीजिए ताकि मैं आगे जी बढ़ सर, आ सकूँ। रहा है। यस सर यस आ सर। रहा है सर आ रही है सर आवाज। थैंक यू। तो मैंने देखा कि एक्सप्लोसिव एक्ट जो 1984 में आया था, वो इसके लिए आया था कि सारा जो भी इंडिया में एक्सप्लोसिव बन रहा है या फिर इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए। तो इस एक्ट के पहले इसको रेगुलेट कोई होता ही नहीं था, एक्सप्लोसिव एक्ट। ठीक है? जो भी एक्सप्लोसिव्स यहाँ पर होता है, मैन्युफैक्चर प्रोसेस वगैरह जो भी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट लाया गया था यहाँ पर। ठीक है? अब दूसरा एक एक्ट है, तो मुझे क्या लगा कि जो हम दिवाली में पटाखे वगैरह फोड़ता है या फिर उससे आग लगती है या उससे जो भी हानि होती है, या कभी भी सिर्फ दिवाली नहीं, कभी भी हम एक्सप्लोसिव्स का यूज़ करते हैं, तो शायद वो भी इस एक्ट में आते होंगे। तो जब मैंने और थोड़ा-सा डीप रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि उसके लिए एक अलग कानून है। और स्पेशली यहाँ पर जो भी लोग आगजनी फैलाते हैं, एक्सप्लोसिव्स का गलत इस तो उसके लिए एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट है। और जिस एक्ट का मतलब है कि लोगों को मतलब जो भी इनका मिसयूज़ करते हैं, उनको पनिश करना। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चला है, मुझे लगा कि आपको शेयर कर दूँ। फिर मुझे ये भी पता चला कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो कि 2003 में आया था। हालाँकि छोटा कानून है। फिर मैंने पढ़ा कि सीएए एक बड़ा रेगुलेशंस है। सीएए अगर आप इलेक्ट्रिकल जनरेशन पावर पावर प्लांट में हो या फिर आप ट्रांसमिशन में हो, आपको इलेक्ट्रिकल का ट्रेनिंग करना है, ऑडिट करना है या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बन जाता है यहाँ पर। अभी रिसेंटली पिछले साल ही इसका पूरा अमेंडमेंट हुआ, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, तो वो आप पढ़ सकते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट या रेफरेंस से बन जाता है। देखो, जब आप ट्रेनिंग, ऑडिट या फिर आपके इंडस्ट्री में जब आप सेफ्टी का मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे क्योंकि लेजिस्लेशन हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, या फिर बता रहा हूँ। हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है? नंबर 1 इंडस्ट्री इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि कंपनी का नाम, आपको पता होना चाहिए क्या मेरी इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन है, केमिकल है, मैकेनिकल है, डिफेंस है, जो भी है। अब उस कंपनी में कौन से मटेरियल्स हैं? मटेरियल से रिगार्डिंग फिर कौन से रेगुलेशंस है, लॉज़ है, एक्ट्स है। सेकंड थिंग, मेरे इंडस्ट्री जैसे कि कंस्ट्रक्शन है तो बीओसीडब्ल्यू मुझे पता चाहिए। अगर फैक्ट्री है तो मुझे फैक्ट्रीज़ एक्ट पता होना चाहिए। अब फैक्ट आप बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि फैक्ट्री के ऊपर सीए गाइडलाइंस भी एप्लीकेबल रहता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग, फिर उसके गाइडलाइंस सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है? अगर आपके यहाँ सिलेंडर से तो आपके इंडस्ट्री में गैस सिलेंडर रूल्स भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है? अगर आपके इंडस्ट्री में अगर कुछ रेडिएशंस वगैरह हो रहा है, कोई भी मशीनरी वगैरह, तो वहाँ पर रेडिएशन के रूल्स भी एप्लीकेबल होते हैं। हज़ार्डस वेस्ट वहाँ पर ये हो रहा है तो हज़ार्डस मैटर का ट्रांसपोर्टेशन या वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट या उनके रूल्स भी एप्लीकेबल होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो कौन सी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री पे कौन से कानून लगते हैं, कौन-सा मटेरियल है, क्योंकि मटेरियल से रिगार्डिंग भी अलग-अलग रेगुलेशंस रहते हैं। तो ये पता कीजिए, छोटी-मोटी बातें हैं,
जैसे-जैसे आप एक्सपीरियंस करोगे, आप ऑडिट फेस करोगे, चाहे इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप पता चल जाएगी। यस, किसी ने रेज़ हैंड किया है, यस यू कैन आस्क क्वेश्चन्स। सर सीईए जो है वो हर एक इंडस्ट्रीज पे लागू होता है ना? नहीं, जहाँ पर सीईए कहाँ लागू होगा नंबर 1, जहाँ पर पावर जनरेशन हो रही है, जनरेटिंग प्लांट है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, जो भी हो, ठीक है? तो जहाँ पर भी ओके। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। दूसरा, अगर 11 केवी से ज़्यादा अगर बिजली या फिर उसका सप्लाई है, ठीक है? तो इसके लिए, ओके। ठीक है? लेकिन उसके लिए लिमिटेड रेगुलेशन दिए गए हैं, वो ही लागू होंगे। आप समझ रहे हो? बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, तो आपको ओके सर। कौन-सी चीज़ें पता चल जाएगी कि कौन-सी इसमें एप्लीकेबल रहती है। और मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टाइम निकालो थोड़ा-सा अपने पर्सनल टाइम से या फिर इंडस्ट्री पे थोड़ा-सा रिसर्च आर-एन-डी के लिए टाइम निकालो। और ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये पढ़िए, एक्ट पढ़िए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जब मैं ट्रेनिंग करने गया था या फिर कुछ लोगों से मिला हूँ रिसेंटली, तो मुझे ये भी पता चला कि एक लेबर लॉ का एक जर्नल्स आता है, ठीक है? तो जर्नल में क्या दिया गया है, जो भी इंडस्ट्रियल में डिस्प्यूट्स होते हैं या केसेस होते हैं, चाहे वो कंपेंसेशन के हो, पीएफ एक्ट के हो या फिर कोई भी एक्ट के अंदर अगर इंडस्ट्री में कुछ डिस्प्यूट्स होता है, कोर्ट कचहरी होती है, तो उसके जो वर्डिक्ट्स होते हैं, उस केस में क्या हुआ, जज ने क्या बहुत अच्छे-अच्छे रेफरेंस वहाँ से मिल जाएँगे। ठीक है? तो ये किसकी ज़िम्मेदारी बन जाती है, वर्कर की क्या गलती थी, तो वर्कर को क्यों सज़ा मिली या फिर एम्प्लॉयर ऑक्यूपायर को क्यों सज़ा मिली, ठीक है? कंस्ट्रक्शन के भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, तो इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पर पता चली। हालाँकि मैंने जर्नल्स अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन जर्नल्स में ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो रेफ़रेंस के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन आप जो भी इम्प्लीमेंट करोगे या फिर किसी भी चीज़ का रिकमेंडेशन दोगे, रेफ़रेंस दोगे, कभी भी, किसी को भी, आपकी टीम को, जूनियर को या सीनियर को, तो देखना कि क्या ये कानून या फिर ये क्या ये इंडियन स्टैंडर्ड हो गया या जो भी है ये, क्या ये इंडिया का है सबसे पहले क्योंकि बेयर मिनिमम इंडिया का ही हमें एप्लीकेबल करना रहता है। अगर आप एनएफपीए या ओशास के स्टैंडर्ड का रिकमेंडेशन दोगे नहीं, नहीं ये चाहिए, क्या वो एप्लीकेबल है क्या इंडिया में? वो भी देख लीजिए। हाँ, हालाँकि वो बहुत हायर स्टैंडर्ड है। इंडियन स्टैंडर्ड से अच्छे हैं, एग्री, ठीक है। लेकिन क्या एप्लीकेबल है क्या? क्या हम फ़ोर्स कर सकते हैं क्या मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैनेज के लिए या फिर आप खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो? तो ये भी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरत है। खैर आते हैं आज का यूनिट 4 जो है वो स्टार्ट करते हैं हम। मैंने अगेन हर एक एक्ट से रेगुलेशन से थोड़े-थोड़े क्वेश्चन्स इसमें कलेक्ट किए हैं और आपको एक 36 पेजेज़ का डॉक्यूमेंट बना के दिया है, जिसमें हम कुछ सैंपल्स क्वेश्चन आंसर स्टडी करेंगे, रेफर करेंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पेनल्टी इफ अ पर्सन ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल विदाउट लाइसेंस? अगेन ये मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल रूल्स का ये आ जाता है क्वेश्चन्स, तो ₹500 Which section of the Electricity Act 2003 deals with the condition of license? तो सेक्शन 16 में इसका पूरा दिया गया है। व्हेन डिड द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 कम इंटू द फोर्स? आपको डेट दी गई है देखिए, ठीक है? तो 10 जून 2003 में ये एनफोर्स हुआ था। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पेनल्टी इफ अ पर्सन ड्राइव्स heavy passenger motor vehicle in the contravention of provision of subsection 1 of section 6 हो गई, ठीक है? तो उसे हम हेवी पैसेंजर व्हीकल कहते हैं। तो क्या यहाँ पर रूल्स दिया गया है, क्या है मैक्सिमम पेनल्टी? तो इसमें कुछ इसमें से कोई भी नहीं है, ये भी याद रखें। सेक्शन 42 द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड्स करता है? ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस एंड ओपन एक्सेस। यस, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के बाद यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर को भी लाइसेंस दिया गया।
जैसे कि अदानी पावर हो गया, फिर टाटा पावर हो गया, रिलायंस पावर हो गया, तो उनको इस एक्ट के तहत ही लाइसेंस दी गई ताकि वो पावर जनरेट कर सके, ट्रांसमिट कर सके और डिस्ट्रीब्यूट कर सके। देखो इलेक्ट्रिसिटी अगर कहाँ पर भी आएगी ना, तो ये 3 वर्ड आपको हमेशा बार-बार आएँगे। नंबर 1 जनरेशन, मतलब पावर जनरेट करना, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करना। नंबर 2 ट्रांसमिट करना, मतलब जहाँ पर भी ये पावर प्लांट है, वहाँ से उस डिस्ट्रिक्ट या उस विलेज तक क्या करना, आपको ट्रांसमिट करना, ठीक है? और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब जिस विलेज में या जिस गाँव में या जिस शहर में बिजली आई है, इलेक्ट्रिसिटी आई है, उससे घरों तक डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये 3 वर्ड आपको हमेशा सुनने को मिलेंगे, तो याद रखना इनका डिफरेंस क्या है। Which section of the Electricity Act 2003 deals with the captive generation? तो सेक्शन 9 में कैप्टिव जनरेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कैप्टिव जनरेशन का मतलब होता है कि स्मॉल स्केल जनरेशन जो होते हैं, तो उसे हम कैप्टिव जनरेशन कहते हैं। सेक्शन 25 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 डील्स विथ इंटरस्टेट, रीजनल एंड इंटर रीजनल ट्रांसमिशन, ठीक है? आप सभी को पता होगा कि पूरे इंडिया में पावर ग्रिड फैले हुए हैं, तो एक स्टेट से दूसरे राज्य में या फिर दूसरे स्टेट में यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ट्रांसमिट की जाती है, तो उसे हम इंटरस्टेट, या फिर नॉर्थ रीजन से साउथ रीजन में, साउथ रीजन से वेस्ट रीजन में, ईस्ट रीजन में, यहाँ पे उसे हम इंटरस्टेट, रीजनल, इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कहते हैं। मुक्तानंद जी बोलिए। सर कैप्टिव पावर के बारे में सर, कितना मेगावाट से कम रहेगा तो उसको कैप्टिव पावर बोलेंगे सर? इवन मेगावाट भी इसका नहीं, कोई लिमिट है सर? नहीं ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। कैप्टिव पावर प्लांट का मतलब होता है कि मान लो मेरे या ओके। छोटा इंडस्ट्री है, तो वहां पर मैंने सोलर पावर प्लांट लगा के या फिर बायोगैस या फिर दूसरा कोई गैस वहां पर टरबाइन बिठा के अगर मैं पावर जनरेट कर रहा हूँ, तो उसे मैं कैप्टिव जनरेशन कहूंगा या फिर कैप्टिव इलेक्ट्रिसिटी कहूंगा, ठीक है? तो ये छोटी ओके। इंडस्ट्री या फिर जहाँ पर कमर्शियल प्लेसेस है या फिर कोई सिंगल यूनिट है, तो वहां पर भी वो कैप्टिव जनरेशन कर सकता है, ठीक है? जनरली ये सर कि ऐसा आजकल होता तो नहीं होता है ऐसा कैप्टिव। बोलिए बोलिए। ऐसा होता है कि जैसे कि एक सीमेंट प्लांट है सर, और मैं अपने हम्म। सीमेंट प्लांट की कैपेसिटी के अनुसार अपना बॉयलर बैठा के इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा हूँ, तो वो हमारे लिए कैप्टिव पावर प्लांट हो गया कि जितनी हमारी कैपेसिटी है उतनी आपको पावर दे रहा है अपने खुद से जनरेट एग्जैक्टली, करके, तो उसको दैट्स इट। एग्जैक्टली। तो आप ओके लाइसेंस सर। नहीं हो, ठीक है, आपको परमिशन है, आप हम्म। जनरेट कर रहे हो, दैट्स इट। तो ये आपका कैप्टिव पावर प्लांट होगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू कंफर्मेशन। व्हाट इज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ एन इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट? अभी देखो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट क्या होता है कि मान लो मुझे दुबई जाना है और मुझे दुबई में वहां पर मुझे खुद ड्राइविंग करना है, ठीक है? लेकिन मैं रेसिडेंस हूँ इंडिया का, तो मुझे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर 2 से 3 वीक में ये सारे प्रोसेस होके ऑलमोस्ट, एक आजकल तो फास्ट हो गया है, 1-2 वीक में ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिल जाता है। 1 साल का मैक्सिमम ये रहता है इनका। क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा, विच अमंग द फॉलोइंग हैज एग्जम्पशन फ्रॉम नेसेसिटी ऑफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क? कौन से जो व्हीकल्स है उनको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है? थर्ड पार्टी की बात हो रही है यहाँ पर। फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी में डिफरेंस समझ लीजिए। मान लो कि मैं मेरा बाइक चला रहा हूँ, तो मेरी बाइक या फिर मैं, ये फर्स्ट पार्टी हो गया, ठीक है? और सामने वाले या जो भी बाकी के लोग हैं, वो क्या हो गए यहाँ पर, थर्ड पार्टी हो गए। सुभाष जी बोलिए। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, ठीक है? आप देखिए मेरा स्क्रीन वहां पर होगा, आप ये चेंज करके देखिए, लेआउट वगैरह चेंज करके वापिस देखिए। से ऑफ एग्जिट, बंद करके फिर ज्वाइन करोगे सर? एग्जिट करके आप ज्वाइन भी किया तो भी हो जाएगा, ठीक है? लेफ्ट करके ठीक है सर। इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए, सेम लिंक ओके। पर क्लिक कीजिए, आपको स्क्रीन दिखा देगा। ओके सर, ओके। और किसी को स्क्रीन नहीं दिखा दे रहा, प्लीज बताइए। और आप ऐसा भी कर सकते हो, एग्जिट करके अगेन रिजॉइन कीजिए, आपको दिख जाएगा स्क्रीन। अभी विच नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट डील्स विद द एग्रीमेंट्स विद द रिस्पेक्ट टू द सप्लाई और परचेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इस एक्ट के तहत आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकते हो, सप्लाई भी कर सकते हो, जो भी है लाइसेंस होता है जिनके पास, जनरली गवर्नमेंट पावर प्लांट या फिर प्राइवेट पावर प्लांट, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो सेक्शन 49 इसके बारे में यहाँ पर सारी चीजें बताता है। वेस्टिंग ऑफ अ यूटिलिटी इन परचेसर इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन, तो इसके
जो भी परचेसर है उसके बारे में कौन-से सेक्शन में दिया गया है, तो सेक्शन 21 में दिया गया है। दोस्तों मैंने आप सभी को यहाँ पर सारे जो एक्ट है उनका पीडीएफ शेयर की दिए किया है। तो मेरा अगेन एक इंस्ट्रक्शन रहेगा कि आप वो सभी डाउनलोड करो, तो सब मेल पर भेज दो। क्योंकि व्हाट्सएप पर कुछ दिनों बाद डिलीट हो जाएगा, फिर आप मुझे कहोगे कि सर रिसेंड कीजिए, तो दिक्कत होगी वहाँ अगेन। So what is the maximum penalty if a person drives motor vehicle which is to be used contravention of the provision of section 39? फिर 5,000 वहाँ पर पेनल्टी मिल जाती है। Which section of the Electricity Act deals with the national policy on electrification, local distribution इन रूरल एरियाज? तो सेक्शन 5 यहाँ पर नेशनल पॉलिसी की बात करता है। नेशनल पॉलिसी के बेस पर ही ये एक्ट बनाया गया है। नेशनल पॉलिसी क्या थी कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर है तो उन्होंने अ, एक उनका विज़न रखा कि हमें घर-घर तक या रूरल एरियाज़ तक ये बिजली जो पहुँचानी है, ठीक है? तो अब ये पहुँचानी है, उन्होंने टारगेट रख दिया, तो किस तरीके से पहुँचाएँ? तो फिर अगेन उसके लिए फिर ये कानून आया है और किस तरीके से इसको रेगुलेट करें, तो देन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का वहाँ पर जनरेट हुआ नेशनल पॉलिसी के रेफरेंस से। एंड देन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स आए, सीईए आया उसके बाद, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। नेक्स्ट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैटेगरी M2? देखो कैटेगरी M2 कहाँ आती है? द मोटर व्हीकल यूज्ड टू कैरिंग पैसेंजर कंप्राइजिंग 9 और मोर सीट्स इन एडिशन टू द ड्राइवर सीट। जहाँ पर 9+1 मतलब ड्राइवर का सीट होता है, ऐसे व्हीकल को हम M2 कैटेगरी कहते हैं। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में कैटेगरी का मेंशन है। आपको 100% मिनिमम 2 क्वेश्चन्स आते हैं कैटेगरी के ऊपर। तो जब आप ये एक्ट पढ़ोगे, जब आप सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स या मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ते हो, दोनों ही सेंटर के हैं और एक महाराष्ट्र का भी मैंने सेंड किया है, तो वो भी देख लीजिएगा। तो कैटेगरी के ऊपर 100% हर बार 2 क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, तो वो याद रखना। तो कैटेगरी पढ़ लेना, कौन से कैटेगरी में क्या फ़ॉलो होता है। ये इंजन के सीसी पर भी डिपेंड रहता है और पैसेंजर के सीट्स पर भी डिपेंड रहता है, याद रखना। नेक्स्ट है सेक्शन 12 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट डील्स विथ या सेक्शन 12 में किसके बारे में बताया गया है? ऑथराइज्ड पर्सन टू ट्रांसमिट सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में सेक्शन 12 बताता है। अब नेक्स्ट मैंने कुछ एक्ट के क्वेश्चंस यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन बॉयलर्स एक्ट 1923? इंडियन बॉयलर एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि बॉयलर का सेफ्टी एंड एक्सीडेंट को प्रिवेंट करे, क्योंकि आप सभी को पता है अगर कोई बॉयलर या फिर रिएक्टर फटता है तो उसका रेडियस मतलब 1-2 किलोमीटर के आसपास का पूरा एरिया जो होता है वहाँ पर इम्पैक्ट होता है, मोर और लेस। तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी मतलब ऑन साइट और ऑफ साइट कोई डैमेज ना हो, ठीक है? बॉयलर भी सेफ रहे, प्रॉपर्टी भी सेफ रहे आपकी और लोग भी सेफ रहे। और सिर्फ़ आप ही नहीं, ऑफसेट की भी बात हो रही है, मतलब आपकी इंडस्ट्री के बाउंड्री के बाहर की भी बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर बॉयलर एक्ट का ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, सेफ्टी और प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। देन है व्हिच अथॉरिटी इज़ रिस्पांसिबल फॉर एनफोर्सिंग इंडियन बॉयलर एक्ट 1923? तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है, तो वो उनके इंडिया जो भी है बॉयलर रूल्स बनाए अपने स्टेट के और फिर उसको रेगुलेट करे। देखो, अब यहाँ पर होता क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स फिर आ जाते हैं। डिविजन्स कह सकते हो आप, चाहे फिर वो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेल्थ हो, डायरेक्टर ऑफ फिर कंस्ट्रक्शन वाला आ गया एक और तीसरा एक डिवीजन आता है महाराष्ट्र में, ऑयलर्स वाला एक डिपार्टमेंट आता है पूरा। तो उसमें वो जो लोग होते हैं तो फिर वो रेगुलेट करते हैं इस एक्ट को। और हर एक स्टेट ने अपने कन्वीनियंस से यहाँ पर क्या बनाया है, अपने स्टेट का बॉयलर रूल्स बनाया है, ये भी याद रखना। व्हाट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्टिंग बॉयलर इंस्पेक्शन? तो हर साल में ये बॉयलर का इंस्पेक्शन होना चाहिए। अगेन कॉम्पिटेंट पर्सन ही करता है जिसके पास वो बॉयलर इंस्पेक्शन का लाइसेंस होता है, ये भी याद रखना। अब कौन देता है आप सभी को पता है, जो भी स्टेट अथॉरिटी होती है उनकी तरफ से उसको बॉयलर इंस्पेक्टर का लाइसेंस बॉयलर जो कॉम्पिटेंट पर्सन है ऐसा लाइसेंस मिलता है, बिकॉज़ बॉयलर इंस्पेक्टर एक गवर्नमेंट का पोजीशन है, तो बॉयलर इंस्पेक्टर डिफरेंट है। हू इज़ रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग बॉयलर रिकॉर्ड्स? तो ऑफ कोर्स वो जो भी ऑक्यूपायर है उस फैक्ट्री का ओनर वगैरह है, तो वो क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। भले वो खुद नहीं बनाता है, जो भी होते हैं ऑपरेटर, सुपरवाइज़र, मैनेजर, ऑफिसर्स तो वो बनाते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा अगर रिकॉर्ड्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि बॉयलर इंस्पेक्टर कभी भी रिकॉर्ड्स माँग सकता है। अब आप में से मुझे बताओ कि किसके इंडस्ट्री में बॉयलर है और उसके रिगार्डिंग वो क्या-क्या प्रोविज़न्स लेते हैं? सिर्फ़ 1 मिनट में बताना प्लीज़। कोई है प्लीज़ रेज़ योर हैंड जिसके इंडस्ट्री में बॉयलर है और वो उसकी सेफ्टी देख रहा है अभी?
उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका फॉर्म नंबर वगैरह इंस्पेक्शन का। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ बॉयलर सर्टिफिकेट? बॉयलर सर्टिफिकेट का पर्पस क्या है? तो ऑथराइज बॉयलर ऑपरेशन, मतलब मान लो कि आपके कंपनी में आपको बॉयलर चाहिए, तो फिर बॉयलर बनाने वाली कंपनी को आप ऑर्डर दोगे, तो वो आएगा वहां पर इंस्टॉलेशन कमीशनिंग करके देगा, और वही जो बॉयलर का मैन्युफैक्चर कंपनी है ना, वही आपको क्या करेगी, उसका बॉयलर सर्टिफिकेट ला के देगी। ये उनकी जिम्मेदारी रहती है, याद रखना। और वो सर्टिफिकेट के बिना आप बॉयलर ऑपरेट नहीं कर सकते। तो टेस्टिंग वगैरह होता है, फिर बॉयलर ऑपरेट होते हैं। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द इंडियन बॉयलर एक्ट 1923? अगर इसके जो भी कानून को अगर आप वायलेट करोगे, इंडियन बॉयलर एक्ट में देंगे, तो क्या होगा? यहाँ पर फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट तो रहता है, बॉयलर का ऑपरेशन रोका जाता है, ठीक है, बॉयलर का सर्टिफिकेट ये कर दिया जाता है, कैंसिल वगैरह कर दिया जाता है। हु कैन ग्रांट एग्जाम्पशन अंडर बॉयलर एक्ट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है, याद रखना। लेकिन सबसे ज्यादा जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्यों? क्योंकि इंडियन बॉयलर एक्ट ये सेंटर का एक्ट है, याद रखना। तो किसके पास एग्जाम्पशन के राइट है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉयलर अंडर इंडियन बॉयलर एक्ट 19? एनी वेसल फॉर जनरेटिंग स्टीम और हीटिंग वाटर इज कंसिडर्ड एज बॉयलर। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉयलर ऑपरेटर ट्रेनिंग? 6 मंथ ट्रेनिंग होना चाहिए जो भी बॉयलर ऑपरेटर है उनको। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ बॉयलर? इंडियन बॉयलर रेगुलेशन IBR 1950 टू स्पेसिफाई बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड। ये जनरली IBR कौन फॉलो करता है? जो कंपनी इंडियन सॉरी बॉयलर्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग करती है, तो वो कंपनी IBR फॉलो करती है। नेक्स्ट है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। उसके ऑलरेडी बहुत सारे हमने क्वेश्चंस ले लिए हैं, तो एक बार आप इसको भी रेफर कर लीजिएगा। जनरली क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन सी अथॉरिटीज है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं इसको स्किप करता हूँ, नेक्स्ट इस पर चलते हैं हम। आप एक बार रेफर कर लीजिएगा इसको। CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी क्या है? प्राइमरी फंक्शन उसका टू प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइजरी एंड प्लानिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर बहुत बड़ा है, इसमें पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें आती है इसमें, ठीक है। तो उसको टेक्निकल एडवाइजर देने के लिए यहाँ पर सेंट्रल CEA का गठन हुआ, और फिर एडवाइजरी बोर्ड भी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी होते हैं, तो वो भी यहाँ पर सेम ही काम करते हैं, टेक्निकल एडवाइजरी। बस उनके पास एक ज़्यादा राइट होता है बोर्ड के पास कि वो लाइसेंस दे सके, ठीक है। हु कॉन्स्टिट्यूट्स CEA चेयर? हु कॉन्स्टिट्यूट्स द CEA? इसका मतलब होता है कि CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में कौन कौन यहाँ पर रहते हैं? चेयरमैन एंड मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स रहते हैं इसमें। अब इसमें कौन कौन होना चाहिए, इसका मेंशन CEA में किया गया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ नेशनल पावर सिस्टम प्लान प्रिपेयर्ड बाय CEA? क्या पर्पस था? टू प्लान फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। यस ऑफ कोर्स, टेक्निकल एडवाइजरी में फ्यूचर डिमांड भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो वो मापते हैं कि फ्यूचर में हमें कितने एनर्जी की यहाँ पर या फिर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड रहने वाली है ईयर ऑन ईयर, और हम अभी कितना जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या वो कैपेसिटी हम मीट कर पाएंगे? क्या रिक्वायरमेंट जो भी है फिलहाल की कैपेसिटी से, या कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए, या फिर रिन्यूएबल पावर सोर्सेस की तरफ जाना चाहिए, तो ये सारी चीजें होती है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CEA? टेक्निकल स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन। यस, तो ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टेक्निकल स्टैंडर्ड्स वो गठित करे, स्पेसिफाई करे कि किस तरीके से जो भी इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, किस तरीके से होगा, तो ये CE की जिम्मेदारी होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ अ CEA इन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड मैनेजमेंट? To ensure grid stability and reliability. Who is the chairman of CEA? Eminent engineer nominated by central government. What is the purpose of CEA technical standard for electricity generation, transmission and distribution? तो यस, मैंने जैसा आपको कहा, तो ये वर्ड आपको बहुत सारे आएंगे। टू स्पेसिफाई टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर इक्विपमेंट। इक्विपमेंट के लिए क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड्स है, तो ये CEA गठित करता है। दूसरा एक बॉडी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BI जिसे कहा जाता है, वो भी यहाँ पर स्टैंडर्ड बनाते हैं, और उसमें से कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिसिटी के भी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की भी है। तो ये भी याद रखना, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको ये दोनों ही स्टैंडर्ड
Which of the following reports is published by CEA? कौन से रिपोर्ट्स यहाँ पर पब्लिश होते हैं? सीई के जब आप वेबसाइट पर जाते हो, IEEE की वेबसाइट पर जाते हो, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट पर जाते हो, तब ये सर्वे रिपोर्ट, जनरेशन रिपोर्ट, डिमांड, एनुअल रिपोर्ट, ये सब मिल जाता है आपको उसमें। सीईए लेकिन जो भी स्टैंडर्ड बनाते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बनाते हैं, तो वो मोर टेक्निकल होते हैं देन बीआईएस, ये भी याद रखना। व्हाट इज द रोल ऑफ सीईए इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट? टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक साइट्स, तो कहाँ-कहाँ पर हम ये पावर प्लांट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जहाँ से पानी से ये किया जाता है जनरली, वाटरफॉल जहाँ पर होता है तो वहाँ से हम ये करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप करते हैं। तो कहाँ-कहाँ पर हम ये कर सकते हैं? उसके बाद फिर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएँ, टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करें, तो ये सीए का काम रहता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट। व्हेन वाज़ द सीईए एस्टैब्लिश्ड? 1975 अंडर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, ठीक है? तो उसके एक्ट के तहत आया है। नेक्स्ट है इंडियन सर ये एक्सप्लोसिव क्वेश्चन एक्ट बैंक्स भी आप 1884। शेयर करेंगे क्या? मैंने ऑलरेडी कर दिया है डियर, प्लीज चेक व्हाट्सएप, यू विल हैव इट, द लास्ट पीडीएफ इज दिस। अच्छा अच्छा ठीक है सर। और ये रेफरेंस क्वेश्चन है, ठीक है? आप मैंने जो आपको पीडीएफ भी शेयर करता हूँ तो उसको भी आप रेफर कीजिए, उसको पढ़िए ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। और जब मैं लेक्चर देता हूँ उसमें कुछ पॉइंट आपको बोलता हूँ कि दिस इज इम्पोर्टेंट, इसमें से मस्ट क्वेश्चन आएगा, तो वो सेक्शन या वो तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। ओके, सो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अंडर इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट? टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर, पोजेशन एंड सेल ऑफ एक्सप्लोजिव्स। यस, तो इसको रेगुलेट करना यही मेन मकसद था, और ये बहुत पुराना एक्ट है, 1884 का एक्ट है, ये भी याद रखना। आई थिंक क्वेश्चन में टाइपो मिस्टेक है, 1984 दिखाया वहां पर, लेकिन ये 1884 में आया है एक्चुअली इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट। तो मतलब ब्रिटिश राज के वक्त ही आया है। कुछ कानून ब्रिटिश राज के वक्त भी है, लेकिन आप अगर देखोगे तो उसके बाद अमेंडमेंट भी हुआ है उसमें, तो वो भी आपको अपडेटेड रहना चाहिए। एज अ सेफ्टी फायर प्रोफेशनल्स या ईएचएस प्रोफेशनल, आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। एक्ट, इंडिया स्टैंडर्ड, रेगुलेशन या फिर स्टेट के जो रूल्स होते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आप जिस स्टेट में काम करते हो उसके भी रूल्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, उस स्टेट में या फिर जो भी अथॉरिटी आपके इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है, वो टाइमली नोटिफिकेशन या फिर सर्कुलर्स निकालती है, तो उसके बारे में भी आपको अपडेटेड होना चाहिए। हालांकि आपके मेल पर वो आ जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमें पता ही नहीं था। Who is responsible for enforcing Indian Explosive Act? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कोर्स वही enforcing authority है एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लोजिव? एनी सब्सटेंस कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सप्लोजन ऑफ फायर, तो कंसिडर्ड एज एक्सप्लोजिव्स। उसमें गैस वगैरह बहुत सारे आ जाते हैं चीजें। What type of license is required for manufacturing explosive? मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव्स लाइसेंस उसे कहा जाता है। Who issues license under Indian Explosive Act? Chief Controller of Explosives. Yes, उससे ही आपको लाइसेंस देना पड़ता है। चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव से इम्पोर्टेंट पोजीशन है, याद रखना। इफ यू आर वर्किंग इन एक्सप्लोजिव्स इंडस्ट्री और एक्सप्लोजिव्स कम अंडर योर इंडस्ट्री, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सप्लोजिव रूल्स 1983? अब इसके रूल्स भी बनाए गए हैं, ठीक है? टू रेगुलेट एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरर, स्पेसिफाई सेफ्टी स्टैंडर्ड, गाइडलाइन प्रोवाइड करे, स्टोरेज हैंडलिंग किस तरह से करना है, ट्रांसपोर्ट किस तरीके से करना है, पैकिंग का भी उसमें गाइडलाइन है। तो ये सब इसमें एक्सप्लोजिव रूल्स में दिया गया है, ठीक है? देखिए, एक्ट एक कानून होता है, ठीक है? उसमें अगर आप पढ़ोगे तो हमें ये करना है, वो करना है, ठीक है? हमें सुरक्षा चाहिए, ये करना है, लाइसेंस इनसे लोगे, या फिर उसके बाद ही आप ये कर सकते हो, अगर आप नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट होगा, तो ये एक्ट में दिया जाता है। अब होता क्या है कि एक्ट को अभी आप जब एनफोर्स करोगे, उसको लागू करोगे, ठीक है? तो उसको सही से स्मूथली लागू करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, तो आपको चाहिए रूल्स, नियम चाहिए, ठीक है? कि अगर आपने एक्ट का वायलेशन किया या अगर आप विदाउट लाइसेंस एक्सप्लोजिव बेच रहे हो, तो आप पर ये कार्रवाई होगी, ठीक है? दूसरा, अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए क्या-क्या प्रोसीजर है, तो फिर वो आपको रूल्स में देखना पड़ेगा, या फिर रूल्स में आपको देना पड़ेगा कि अगर आपको एक्सक्लूसिव लाइसेंस चाहिए, तो फिर आपको ये चीज़ें होनी चाहिए, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। फिर
उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है जो रूल्स में दी जाती है। तो सबसे पहले तो कानून आता है, ठीक है, एक्ट। तो उस एक्ट को किस तरीके से आसानी से हम इम्प्लीमेंट करें, लागू करें, उसके लिए हम रूल्स बनाते हैं, ये भी याद रखें। अब एक चीज हमेशा याद रखना, आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि ये स्टेट का रूल्स है या फिर ये सेंटर का रूल है। देखो, जिस एक्ट या फिर जिस कानून के आगे स्टेट का नाम नहीं है, वो सारे ऑलमोस्ट आपके सेंटर के होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक रूल्स या फिर हर एक एक्ट रेगुलेशंस के आगे या उस टाइटल में आपको स्टेट का नाम मिलता है, राज्य का नाम मिलता है, ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, जो भी है। तो उस टाइटल में आपको उस स्टेट का नाम यहाँ पर मिल जाता है। तो दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा कानून है, ये स्टेट का कानून है या स्टेट का नियम है, या उसे अधिनियम भी कहा जाता है, रेगुलेशंस भी कहा जाती है। कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि वो स्टेट को पावर दे दी है कि ये एक्ट है भाई, ये आप इन्फोर्स करो। हमने तो बना दिया कानून, अभी आप उसे लागू करो अपने राज्य में। अब आपके राज्य की परिस्थिति आपको पता, ठीक है? तो अब आप एक काम करो, आप बोर्ड गठन करो या फिर कोई बॉडी बनाओ, ठीक है? तो उस बॉडी फिर क्या करेगी? रूल्स डिफाइन करेगी। आप अपने हिसाब से, आपके राज्य के हिसाब से, आपके स्टेट के हिसाब से रूल्स बनाओ और फिर उसे सही से इम्प्लीमेंट करो। तो ये पावर कौन देती है? सेंटर राज्य को देती है, स्टेट को देती है, और उसका सेक्शन भी वहाँ पर मेंशन रहता है। एग्जाम्पल, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो उसमें क्या किया? फैक्ट्री एक्ट में सेक्शन मुझे याद नहीं है, तो उसने क्या किया कि फैक्ट्री रूल्स बनाओ और हर राज्य को ये पावर दे दी। तो फिर उस सेक्शन से पावर लेके फिर स्टेट क्या करता है? रूल्स बनाता है अपने-अपने इसमें। तो आपने महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स पढ़ा होगा, गुजरात फैक्ट्री रूल्स पढ़ा होगा, गोवा फैक्ट्री रूल्स आपको पता होगा। तो फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने-अपने स्टेट में। कौन-सा एक्ट? फैक्ट्रीज़ एक्ट। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ अनऑथराइज्ड मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव? अगर आप अनऑथराइज्ड मैन्युफैक्चर हो, तो सबसे पहले तो जेल होगी। अगर आप विदाउट लाइसेंस अगर इसे मैन्युफैक्चरर करते हो, ठीक है? एंड देन फाइन भी लगता है इसमें। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव फैसिलिटीज? चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव। जैसे कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर होता है, वैसे ही एक्सप्लोसिव इंस्पेक्टर होता है। व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरिंग एक्सप्लोसिव्स? क्या-क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? तो ये सारा इसमें दिया गया है कि आपके यहाँ पर अप्रूव्ड मैगज़ीन, मैगज़ीन मतलब ज जो एरिया होता है, जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, उसे मैगज़ीन कहा जाता है, जिसमें आप एक्सप्लोसिव स्टोर कर रहे हो। मतलब ब्लास्ट भी हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वहाँ पर कंटेन्ड रहता है वो, ठीक है? सिक्योर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और पॉपुलेटेड एरिया से दूर रहता है। जो भी आपका साइलोज़ है या फिर जो भी आपका मैगज़ीन है वो। मैगज़ीन मतलब बिल्डिंग ही रहती है, लेकिन जिसमें एक्सप्लोसिव हम सेफली स्टोर करते हैं। क्या कोई एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री से है क्या अपने क्लास में? ओके, नॉन कंप्लायंस ऑफ एक्सप्लोसिव एक्ट यहाँ पर क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए? फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। फाइन का मतलब होता है कि आपको जुर्माना होता है, ठीक है? इम्प्रिजनमेंट का अर्थ है कि आपको सजा होती है, जेल टाइम। नेक्स्ट है इंडियन पेट्रोलियम एक्ट 1934। तो इंडियन पेट्रोलियम एक्ट में आप पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको पेट्रोलियम का डेफिनेशन पढ़ना है। पेट्रोलियम का डेफिनेशन 100% एग्जाम में पूछा जाता है। आप अगर नोटबुक है प्लीज नोट डाउन, ठीक है? तो क्या होता है इंडियन पेट्रोलियम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू रेगुलेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। यस, किसी ने रेज हैंड किया है, प्रिंस जी, एनी क्वेश्चन? प्रिंसिया, कोई आवाज नहीं क्वेश्चन जा है रहा ना? सर? आवाज नहीं आ रहा है नहीं सर, मेरा। क्वेश्चन नहीं था, आपने पूछा था ना कोई। आपका अच्छा, आवाज आ हाँ, रहा है ठीक है, सर, ठीक है। आपने पूछा था ना कि कोई एक्सप्लोजिव यूज कर रहा है क्या? तो हाँ, अच्छा। उसके लिए मैं बोल रहा था कि हमारे हमारे यहाँ पे मतलब ब्लास्टिंग के पर्पज से हम लोग एक्सप्लोजिव यूज करते हैं। हम लोग अंडरग्राउंड टनलिंग का ओके, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो जो आपने बोला था एक अच्छा। मैगजीन होता है ना, तो मैगजीन हुँ, एक सेल होता है जिसमें हम लोग एक्सप्लोजिव को स्टोर करते हैं सर। और वो करेक्ट। नॉन इंसुलेटेड इंसुलेटेड मटेरियल होता है, जो नॉन हुँ, हुँ, स्पार्क मतलब हुँ, होता है, उसमें कोई स्पार्क वगैरह नहीं होता है उसका। और फिर उसका हैंडलिंग जैसे ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, तो गवर्नमेंट के अंडर में होता है सर।
जैसे हमारे यहाँ बराबर। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे हिमाचल में वर्किंग हूँ, तो स्टेट हाँ, हाँ, गवर्नमेंट का जो एक्सप्लोजिव मटेरियल आता है, वो जितना हमको हम्म, यूज करना है उतना ही देते हैं वो लोग। फिर क्योंकि उसका ओके, कोई मिसयूज ना हो, दैट मीन्स कोई मिलिटेंट लोग या ऐसा कोई यूज ना कर ले उसका। और करेक्ट, अंडर करेक्ट, वो करेक्ट। आर्मी के अंडर में आता है वो, और हमारे यहाँ हम्म, यूज होता है उसके लिए, ब्लास्टिंग के लिए डेटोनेटर्स, कार्ट्रिज, ये सब यूज होता है। और उसका ब्लास्टर भी आता है जो उसको एक्सप्लोड करता है, तो उसके एक्सपर्ट ओके, लोग भी आते हैं। जैसे यस, यस, थैंक यू। अभी मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कौन-सा मटेरियल वहाँ पर एज़ अ एक्सप्लोसिव इस्तेमाल कर रहे हो अभी? सर, जेल आता है, एक्सप्लोजिव का एक जेल आता है, हुँ, तारा करके, हुँ, यहाँ पे, यहाँ की ऑथोराइज गवर्नमेंट की है कंपनी, हुँ, वहां से आता है हुँ, सर। एक्सप्लोजिव जेल जेल, होता है, और उसको हाँ, मतलब सॉलिड नहीं होता, मतलब जेल टाइप का होता है, कैप्सूल होता है ना सर। अ, समझ गया, 8 इंच, आठ समझ आठ गया, इंच सेमी 10 इंच का सॉलिड है। जेल होता है। यस सर, उसका सेमी नाम सॉलिड। याद नहीं आ रहा है मुझे, मैंने पता है वो जेल मुझे। ठीक है। अगेन एक्सप्लोजिव्स और पेट्रोलियम कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है? लाइसेंस अगर लेना है तो आपको पेसो का लाइसेंस लेना पड़ेगा, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। एम आई राइट? आप आपके पास भी शायद होगा पेसो का लाइसेंस। फिर यस आपको सर, जो यस भी सर, यस सर। क्वांटिटी, यस, तो जो भी क्वांटिटी में चाहिए आपको, चाहे आपका जिलेटिंग मटेरियल हो, जो भी हो, आईडी वगैरह तो डिफेंस वाले यूज करते हैं, हम तो यूज ही नहीं करते हैं। तो वो आपको डिफेंस या उनके लाइसेंस जो ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर है एक्सप्लोजिव के, वही कंपनी से, जैसे हिमाचल प्रदेश में तारा करके इन्होंने नाम लिया, तो वो आपको प्रोवाइड करती है और वो बहुत ही स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है। तो जितना आप माँगोगे, जितना आपको रिक्वायर्ड है, उतना ही मटेरियल आपको वहाँ पर मिलता है। और सुपरविज़न भी बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, ताकि मिसयूज़ ना हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पेट्रोलियम, मैंने आपको बोला पेट्रोलियम का डेफिनिशन आपको क्या करना है, एक्ट से ही पढ़ना है, याद रखना। तो इसमें क्रूड ऑयल, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो उसका बड़ा डेफिनिशन है, वो पढ़ लीजिए। और उसके 3 क्लासेस होते हैं, क्लास ए पेट्रोलियम, क्लास बी और क्लास सी। अब ये कैसे डिफाइन होते हैं? क्लास ए का पेट्रोलियम है या जो भी प्रोडक्ट है, तो उसके फ्लैश पॉइंट और बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर। तो ये पढ़ लीजिएगा, एक्ट में दिया गया है। Next, what type of license is requiring for storage petroleum? Of course, आपको स्टोरेज लाइसेंस यहाँ पर पैसों से लेना पड़ेगा, लेकिन उसका भी लिमिट होता है। जब आप 1000 लीटर से ज़्यादा जब आप स्टोरेज करते हो, तब आपको पैसों का लाइसेंस लगेगा। अ, नितेश जी, कोई क्वेश्चन है आपको? और आप माइक म्यूट ही रखिए, अनलेस यू हैव क्वेश्चन। हु इश्यू लाइसेंस अंडर इंडियन पेट्रोलियम एक्ट? अगेन पेसो, पेसो का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेट्रोलियम रूल्स 2002? अगेन, अब मुझे पेट्रोलियम रूल्स पढ़ के मुझे पता चल गया कि ये जो कानून है या जो अधिनियम है, नियम है, ये सेंटर का है। कैसे पता चल रहा मुझे? क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेट का नाम नहीं है। ठीक है, इसीलिए। नीतीश जी बोलिए। ठीक है। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर अनऑथराइज्ड स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम? ठीक है, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट होगा अगर आपको यहाँ पर अनऑथराइज पेट्रोलियम स्टोरेज किया है। हु इज रिस्पॉन्सिबल कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ पेट्रोलियम फैसिलिटी? पेसो। पेसो के जो भी अफसर आते हैं, वो सरप्राइज भी आते हैं, और रेगुलरली उनका रिव्यू, इंस्पेक्शन, ऑडिट वगैरह चलता है। वो आपको गाइडलाइंस भी देते हैं, कुछ भी अपडेट है तो आपको मेल पर या फिर फिजिकली आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं, गाइडलाइन भी वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। तो सो आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर वो आती है। मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर वो आते हैं। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम? जब आप पेट्रोलियम जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, इवन क्रूड भी हो गया, ठीक है, जो कि इम्प्योर फॉर्म का पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल। जनरली हम इंपोर्ट जो करते हैं वो क्रूड ही रहता है, फिर आप रिफाइन करते हो उसे, फिर उसके बाद फिर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नैफ्था वगैरह जो भी है, हम उसे अलग करते हैं, लुब्रिकेशन हो गया। तो जब आप इसे ट्रांसपोर्ट करते हो, ठीक है, तो क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है? सबसे पहले तो अप्रूव्ड कंटेनर होना चाहिए, उसका रेगुलरली इंस्पेक्शन, ऑथराइज्ड पर्सनल ड्राइवर होना चाहिए, उसके पास ट्रेम कार्ड होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड, ठीक है, सेफ्टी इक्विपमेंट होने चाहिए, एक्सटिंग्विशर हो गया वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये यहाँ पर होता है
सबसे पहले जो भी आरटीओ या फिर जो भी अथॉरिटी आपसे मांगेगी कि जो पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उस व्हीकल का, उस कंटेनर्स का आपके पास वैलिड लाइसेंस है क्या? तो वो आपको दिखाना पड़ता है, नॉट अ ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है? उस व्हीकल का लाइसेंस, ठीक है? व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस इंडियन पेट्रोलियम एक्ट? अगेन फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, जेल होगी और ये होगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कैल्शियम कार्बाइड रूल्स? कैल्शियम कार्बाइड एक्ट भी है, कैल्शियम कार्बाइड रूल्स भी है, तो इसके ऊपर एक इंडिविजुअल या स्टैंड अलोन एक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड का जो भी इस्तेमाल है मोस्टली मिसयूज़ ज़्यादा होता था। जनरली जब आप देखते हो आपने ऐसा देखा होगा कि मैं एक बनाना का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, केले का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अगर कच्चे केले मान लो कि झाड़ पेड़ से तोड़े हैं, ठीक है? और उसको अगर आप कैल्शियम कार्बाइड के साथ रखते हो, तो कुछ ही घंटों में यहाँ पर क्या होते हैं वो पक जाते हैं पूरे। तो कैल्शियम कार्बाइड वहाँ पर यूज़ होता है, लेकिन वो बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, तो इसीलिए कैल्शियम कार्बाइड को यहाँ पर रेगुलेट करने की कोशिश की गई है कैल्शियम कार्बाइड एक्ट के तहत, ठीक है? तो ये 1989 का ये एक्ट है। किसके इंडस्ट्री में कैल्शियम कार्बाइड यूज़ होता है क्या? चाहे वो वेल्डिंग वगैरह या फिर फ्लेमेबल चीज़ों में, तो बताइए? ओके हू इज़ रिस्पांसिबल? अगेन एक्सप्लोजिव्स के अंदर ही आता है कैल्शियम कार्बाइड, तो वहाँ पर वो जो भी एक्सप्लोजिव इंस्पेक्टर है या फिर चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव है, तो वही इसे रेगुलेट करता है। अगेन डेफिनिशन क्या है? केमिकल कंपाउंड हज़ार्डस है और सब्सटेंस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिलीन। जब हम एसिटिलीन गैस को जब प्रोड्यूस करते हैं, तो उस पर ही प्रोसेस करके हमें एसिटिलीन गैस मिलता है। एसिटिलीन जो गैस है, वो हमें गैस वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा लगता है विथ ऑक्सीजन, ठीक है? एसिटिलीन इज़ अ फ्लेमेबल गैस। What type of license is required for manufacturing? Again, manufacturing license चाहिए उसका कैल्शियम कार्बाइड के लिए। चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स इशू करता है इसके लाइसेंस, पेसो के पास ही जाता है और चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स पेसो के अंदर ही आता है। लेकिन पेसो क्या करता है? सिर्फ उसका सेफ्टी और गाइडलाइन ही प्रोवाइड करती है, ये भी याद रखना। What is the purpose of packaging requirement under the rules? To prevent लीकेज, चोरी ना हो जाए, ठीक है? और उसका सेफली ट्रांसपोर्ट हो। तो ये पैकेजिंग रिक्वायरमेंट के अंदर आता है कैल्शियम कार्बाइड के। पेनल्टी क्या है? अगर आप अनऑथराइज्ड मैन्युफैक्चर करते हो, तो जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। अलग-अलग जुर्माना यहाँ पर होता है। जब आप कैल्शियम कार्बाइड रूल्स पढ़ोगे तब आपको उसका ये पता चलेगा ₹500, ₹1000, ₹2000, ठीक है? ये कितना यहाँ पर फाइन्स होता है। पप्पू कुमार। राजेश। सर पूछना था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो पेसो लाइसेंस है सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए लगेगा या फिर जो हाईली फ्लेमेबल केमिकल्स जो हैं या उसके लिए भी लगेंगे? देखो, क्या हाइली फ्लेमेबल इसमें आते हैं क्या? पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, एक्सप्लोजिव्स में अगर आते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए भी पेसो लाइसेंस लगा है। लेकिन उसे गाइडलाइंस दी गई है पेट्रोलियम और एक्सप्लोजिव एक्ट में, ठीक है? कि कितना लिमिट होने के ऊपर आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, ठीक है? एक सर्टेन लिमिट दिया गया है, हर एक एलिमेंट के लिए अलग-अलग, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग, ठीक है? कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट अगर 1000 पेट्रोलियम लीटर के प्रोडक्ट्स ऊपर में चला। सर हेलो। हाँ, हाँ, हाँ। अब हाँ, सर बोलिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में नॉर्मली जो है वो आते हैं 6 या 7 ही है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, हुँ, बराबर, नेफ्था, पॉलीइथीलीन। तो ये सब आइटम्स बराबर, जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में है। उसको छोड़ करेक्ट। के अगर किसी तरह का केमिकल है जो फ्लेमेबल केमिकल्स है, तो उसके लिए पेसो हुँ। लाइसेंस लगेगा? देखो, अगर पेट्रोलियम रूल्स में दिया गया है तो वहाँ पर लगेगा, ठीक है? और एक्सप्लोजिव्स के लिए भी लगता है, अगर एलपीजी भी स्टोरेज है, एसिटिलीन भी है, फ्लेमेबल गैस, फिर भी आपको लगता है वहाँ पर पेसो का लाइसेंस। और कुछ केसेस में अगर आप लुब्रिकेशन भी स्टोर है तो भी लगता है वहाँ पर। आप पढ़िए रूल्स, आपको पता चल जाएगा। पेट्रोलियम रूल जब आप ओके। पढ़ते हो, तो आपको ये सारे डिटेल्स पता चल जाएगा, अगर वहाँ पर है क्या। और आपको एक एक और ओके सर। बात बताता हूँ मैं।
अगर आपको जानना है बहुत ही फास्ट लेके अरे है या नहीं है, तो आपके जो भी सेफ्टी ऑडिट्स हुए उसके रिपोर्ट पढ़िए, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो। क्या उसमें जब आप लाइसेंस देखते हो तो क्या है क्या? तो क्या रिकमेंडेशन दिया है? तो वो भी पढ़िए, अगर उसमें कुछ नहीं है तो अगेन रूल्स और ये पढ़िए। और आप सभी ने क्या अटेंडेंस मार्क की है यहाँ पर? यस सर किया है। ठीक है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप अगेन मैसेज कर दीजिए एक बार, क्योंकि अभी लेफ्ट हुआ था तो पूरा चैट बॉक्स क्लियर हो चुका है। आई एम सॉरी गाइज़। प्लीज़ एक बार आपका मैसेज टाइप करके चैट बॉक्स में सेंड कर दीजिए, ताकि मैं सर लास्ट में उसका स्क्रीनशॉट ले सकूँ। पप्पू जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था, स्टीलिन और एलपीजी से कटिंग होता है और ये ऑक्सीजन से भी कटिंग होता है, सर दोनों में डिफरेंट क्या होता है? एसिटिलीन का एफिशिएंसी ज़्यादा है डियर, ठीक है? और एलपीजी ज़्यादा रिस्की है। तो एलपीजी को कम प्रैक्टिस में लेना चाहिए, मोस्टली आपको एसिटिलीन में लेना चाहिए। उसका कटिंग और सर वेल्डिंग का क्वालिटी में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। यस सर बोलिए। सर बेस्ट क्वालिटी किसका आता है सर कटिंग का? एस ऑफ कोर्स एसिटिलीन। एसिटिलीन का है। ओके सर। यस। और ये बेसिक है, हॉट वर्क में आप देखोगे एसिटिलीन का ही, वो एलपीजी एज़ अ जुगाड़, आप एलपीजी बहुत रिस्की है, ठीक है? ओके सर। और यस, चलो आगे जाते हैं। थैंक यू, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन देखोगे तो आप एक्ट और रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस लीजिए। क्योंकि अगर आपको सच में एक्सपर्ट बनना है इस फील्ड में, आगे जाके बहुत ही अच्छी तरक्की करनी है, तो आपको पढ़िए सच में, रीड कीजिए। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर अ स्टोरेज ऑफ कैल्शियम कार्बाइड? देखो, एक्चुअली आप कैल्शियम कार्बाइड का स्टोरेज का रिक्वायरमेंट देखोगे तो बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है, पेसो ने भी दी है और कैल्शियम कार्बाइड रूल्स में भी दिया गया है, तो आप पढ़िए उसमें। पॉपुलेटेड एरिया से अलग होना चाहिए, उसका हाउसकीपिंग सही से मेंटेन होना चाहिए। अ, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, फाइन एंड इम्प्रिजन? ठीक है? तो ये सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब इंडियन इंसेक्टिसाइड्स एक्ट, अब इंसेक्ट सबको आपको पता है इंसेक्ट क्या है, और इनको मारने के लिए जो हम चीज़ें बनाते हैं, तो उसे हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, ठीक है? अब इंसेक्टिसाइड्स का नेचर ये है कि वो पॉइज़नस होते हैं, हाइली पॉइज़नस होते हैं, ठीक है? तो इसीलिए उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, उसका, और इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट या फिर जो हम सेल करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है? तो उसको सही से रेगुलेट कराने के लिए इस एक्ट को लाया गया था यहाँ पर। हू इज़ रिस्पांसिबल फॉर एनफोर्सिंग इंडियन इंसेक्टिसाइड्स एक्ट? तो यस, इंसेक्टिसाइड बोर्ड होता है। कोई फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से है क्या, या फिर पेस्टिसाइड या फिर एग्रो इंडस्ट्री से है क्या, जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर किया जाता है? मुझे उस बोर्ड का नाम जानना था। कोई इफ़को से है क्या? या फिर कोई किसी ने बायर में काम किया है? तो वहाँ पर एक बोर्ड है, उस बोर्ड का नाम नहीं याद आ रहा है, जो कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स का ये करता है, रेगुलेट करता है। तो वो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स तो नाम है उसका, लेकिन अभी कुछ चेंज हुआ है शायद, तो उसका एप्रोप्रिएट नाम उसमें आपको मिलेगा। खैर, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ इंसेक्टिसाइड संदर्भ? दैट एनी सब्सटेंस यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट, वीड्स एंड डिसीजेस, ठीक है? तो उसे हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? एनी सब्सटेंस यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इंसेक्टिसाइड्स? तो कौन सा रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होना चाहिए? बोर्ड को आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि कौन सा रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोसेस क्या है, फिर उसके बाद क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके कंटेंट्स वगैरह, पर्पस क्या है, इंपोर्ट कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, एक्सपोर्ट करने वाले हो, तो ये सब आपको देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के वक्त। वो इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर द इंडियन इंसेक्टिसाइड्स एक्ट? तो रजिस्ट्रेशन कमिटी यहाँ पर आपको ये देती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेबलिंग रिक्वायरमेंट अंडर द लेबलिंग रिक्वायरमेंट? और इसका जो गाइडलाइन होता है, एमएसडीएस वगैरह भी इशू किया जाता है हर एक पैकिंग में, तो आप देखोगे तो उसका रिक्वायरमेंट ये भी है कि जो भी आप सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, फर्स्ट एड का इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो वो 9 लैंग्वेज में होना चाहिए, ये भी इसका एक रिक्वायरमेंट है। तो उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, ठीक है? रीजनल लैंग्वेज तो होनी चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, तो मस्ट है, ठीक है? तो बाकी के कोई भी स्टेट में हो, जिस जिस स्टेट में आप इंसेक्टिसाइड सेल कर रहे हो, उसका लोकल लैंग्वेज में ये सारे इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और
कितना भी आप छोटा बेचो, उसमें ये सारा जो होता है इंस्ट्रक्शन, तो उसका पर्ची होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट उस बॉक्स में होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पर मेरे साथ फार्मर हो गए, तो जब आप पेस्टिसाइड खरीदते हो, इंसेक्टिसाइड जब आप खरीदते हो, उसके बॉटल के ऊपर भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और उस बॉक्स में आपको एक पर्ची मिलती है, पेपर मिलता है, उस पर ये सारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन किस तरीके से यूज़ करें, एसओपी क्या है उसका, कितना क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए, फिर उसके बाद अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए, जैसे कि खाने में आ जाए, आँख में चला जाए, स्किन पर चला जाए, तो क्या करना है, फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट, तो ये सब उस लेवल में दिया जाता है। व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर अनऑथराइज्ड मैन्युफैक्चर? फाइन एंड इम्प्रिजन कितना होगा, रूल्स में पढ़ लीजिए, ठीक है? हू इज़ रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड फैसिलिटीज? सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड जो होते हैं, तो जिसका स्टेट लेवल पर ये सारे बोर्ड्स वगैरह गठन होते हैं। सेंटर में तो है ही एडवाइजरी लेवल पर, लेकिन एनफोर्सिंग कौन कर रहा है? स्टेट वाले, स्टेट बोर्ड वाले कर रहे हैं। देखो, एडवाइजरी का मतलब क्या होता है कि एडवाइस करना, उसके गाइडलाइन ये करना, एक्ट करना, रूल्स बनाना, अमेंडमेंट करना, तो ये कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड करता है इंसेक्टिसाइड्स का। लेकिन उस कानून को, उस रूल्स को, या जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं सेंटर की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, तो उसको लागू कराना किनका काम है? राज्य, स्टेट का काम है, याद रखें। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर पैकेजिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड? तो पैकेजिंग का क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर? तो चाइल्ड रेजिस्टेंस पैकिंग होना चाहिए, मतलब कोई बच्चा आसानी से वहां पर ये ना कर सके। तो आप देखोगे इंसेक्टिसाइड के ऊपर एक लाइन दिया जाता है कि आप बच्चों की पहुंच से दूर रखिए, तो ये भी उसका एक गाइडलाइन है। नेक्स्ट है टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग होना चाहिए, बायोग्रेडेबल पैकिंग होना, डिग्रेडेबल पैकिंग होना चाहिए। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द इंडियन इंसेक्टिसाइड एक्ट? आप सभी को पता है क्या होगा, फाइन एंड इम्प्रिजन। हजार्डस मटेरियल तो रूल्स है हजार्डस मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, उस जनरली कौन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे वगैरह जो है वो यहाँ पर इसे रेगुलेट करती है। Which authority regulates hazardous material transportation in India? Ministry of Road Transport and Highways, जो कि अभी नितिन गडकरी सर के अंदर आती है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हजार्डस मटेरियल? हजार्डस मटेरियल का क्या डेफिनेशन है? अब वो हजार्डस मटेरियल के रूल्स में आपको देखने को मिलता है। एनी सब्सटेंस दैट पजेस रिस्क टू ह्यूमन और एनवायरमेंट, और substance that is flammable or explosives, or any substance that is toxic or corrosive is considered as hazardous material. Which type of approval is required for transporting hazardous material? Hazardous material का जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास मिनिस्ट्री से अप्रूवल होना चाहिए, व्हीकल का अप्रूवल होना चाहिए आपके पास, वो पर्सन है उसके पास ट्रेनिंग का अप्रूवल होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, एंड ट्रेन कार्ड वगैरह होना चाहिए। वो इश्यूज अप्रूवल फॉर हजार्डस मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन, तो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो होती है वो आपको ये करा देगी। जनरली रीजनल ट्रांसपोर्ट आरटीओ में ये मिल जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेबलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ हजार्डस मटेरियल? ऑफ कोर्स, जो भी लेबलिंग रिक्वायरमेंट होता है हजार्डस मटेरियल का, आपने देखा होगा कि पेट्रोल डीजल के जब टैंकर जाते हैं उस पर इमरजेंसी पैनल दिया जाता है। पैनल मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप का एक इंफॉर्मेटरी बोर्ड दिया जाता है, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसके खतरे, या फिर पुलिस का नंबर दिया जाता है, फायर ब्रिगेड का नंबर दिया जाता है, एम्बुलेंस का नंबर दिया जाता है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस कंपनी का नाम नंबर दिया जाता है। तो आपने ये देखा होगा। तो उसे इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल, ईआईपी पैनल कहा जाता है। तो वो भी इसमें आ जाता है लेबलिंग रिक्वायरमेंट में। तो आपने देखा होगा कि व्हीकल के 3 जगह पर वो होना चाहिए, राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड बैक साइड। तो ऐसे 3 जगह पर आपको ईआईपी पैनल मिल जाता है, इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल। अब वो पैनल कौन से रूल के तहत आता है? तो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के तहत वो आता है। आपको कोई भी अगर ट्रैफिक वाला चालान अगर काटता है, ठीक है? आपको मतलब एनी एनी पर्सन को अगर उसने ट्रैफिक के रूल्स वायलेट किए हैं, तो वो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स और स्टेट मोटर व्हीकल रूल्स के अंदर ही काटे जाते हैं। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरे कौन से वायलेशंस पर कितना फाइन है। लेकिन आप अपडेटेड पढ़िए, ठीक है डियर? और ना आप पढ़ोगे कि यार इसमें तो 100 लिखा है और अब मुझे चालान तो 500 रुपए का आया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद हजार्डस मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन रूल? तो फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट है।
हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सेफ पैकेजिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल? सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरर जिम्मेदार, उसे पकड़ा जाता है, जो भी मैन्युफैक्चर है उसको, और उस पर ही कार्रवाई होती है। अगर इनकेस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वगैरह कुछ हो जाता है तो, जब तक एंड यूजर तक नहीं पहुंचता है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ ड्राइवर ट्रेनिंग फॉर हजार्डस मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन? यस, उनको आरटीओ के थ्रू भी ट्रेनिंग जाना पड़ता है हजार्डस मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, याद रखना। और आरटीओ के अप्रूव्ड कुछ एजेंसीज रहती है, तो उसके अंडरगॉन उनको स्पेशल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। 3 साल के बाद उनका रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है, वो भी वहां पर होना चाहिए। तो उस ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें उनको बताई जाती है कि अगर लीकेज हो गया, गैस लीकेज हो गया, पॉइज़नस गैस हो लीकेज हो गया, फ्लेमेबल गैस या फिर जो भी मटेरियल है, चाहे फिर वो पेट्रोल, डीज़ल, केमिकल हो, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीकेज हो गया, तो क्या आपका रिस्पॉन्स रहेगा वहाँ पर लीकेज के केस में? या फिर एक्सीडेंट के केस में आप क्या एक्शन लोगे, ठीक है? अगर आप कॉन्शियस हो तो, या फिर आपने देख लिया कोई ऐसा इमरजेंसी व्हीकल का एक्सीडेंट, तो फिर आपका एक्शन क्या रहेगा? क्या एसओपी रहेगी? क्या प्लान रहेगा? आप क्या-क्या चीज़ें फॉलो करोगे? ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रेनिंग में दी जाती है। तो एक उसमें से एक चीज़ें है कि अगर कोई फ्लेमेबल लिक्विड जैसे कि पेट्रोल, डीज़ल हो गया, अगर वो लीकेज है और ड्राइवर को पता चल गया कि फ्लेमेबल चीज़ें लीकेज है, तो ऐसे ओपन ग्राउंड में उनका व्हीकल पार्क कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लो कि व्हीकल को आग ही लग गई है, तो नियरेस्ट जो भी वाटर सोर्स है, नेचुरल वाटर सोर्स तालाब हो गया या फिर नदी हो गई, तो उसके किनारे या फिर वहाँ पर वो लेके जा सकता है। ये भी एक कंडीशन है उसमें इमरजेंसी में। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। अगर वो वहाँ पर नहीं लेके गया, तो फिर अगर एक्सप्लोजन वगैरह हो गया, तो फिर और पब्लिक वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। तो उससे अच्छा है कि वो पूरा जो ट्रांसपोर्ट का व्हीकल है, या सीधा नदी में या फिर ऐसे वाटर सोर्सेस में पूरा सबमर्ज कर दे, ताकि वहाँ पर जो भी एक्सप्लोजन होने वाला था, वहाँ पर वो प्रिवेंट हो सके। अगेन फायर फाइटिंग का भी ट्रेनिंग होता है उनको। तो लीकेज मतलब वहाँ पर रोक तो नहीं सकते, कुछ केसेस में रोकना का भी बताया जाता है, लेकिन अगर डैमेज ज़्यादा ही है, तो फिर उस केस में ऐसा सॉल्यूशन उनको बताया जाता है। अगेन एसएमपीवी रूल्स के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। स्टैटिक अनफायर्ड, यहाँ पर याद रखना, स्टैटिक के आगे इन ब्रैकेट अनफायर्ड होता है। सेटिंग एंड मोबाइल प्रेशर वेसल रूल। व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? तो जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको यहाँ पर ज़्यादा गाइडलाइन दी गई है कि आपको जो भी प्रेशर वेसल आप बनाते हो, जिसमें लिक्विड या फिर गैस प्रेशर से स्टोर किया जाता है, और एक जगह से या मूवमेंट के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे टैंकर हो गया, ठीक है? या फिर दूसरे कुछ प्रेशर वेसल हो गए, तो किस तरीके से उसका मैन्युफैक्चर करना है, डिज़ाइन किस तरीके से करना है, ऑपरेट किस तरीके से करना है, ये भी इसके गाइडलाइन सारे इसमें दी गए। तो व्हिच अथॉरिटी रेगुलेट्स प्रेशर वेसल इन इंडिया? पेसो। डेफिनेशन ऑफ क्या है प्रेशर वेसल का डेफिनेशन? एनी वेसल डिजाइन फॉर अ प्रेशर अबव 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इससे ज्यादा का प्रेशर के लिए कोई वेसल बनाया गया है, तो वो प्रेशर वेसल कहलाया जाएगा इस रूल में, ठीक है? What type of certification is required for pressure vessel? Certification from competent person या फिर competent authority to use pressure vessel. Again, जब आप प्रेशर वेसल बाय करते हो फर्स्ट टाइम, तो फिर वो मैन्युफैक्चरर ही सप्लायर ही आपको दे देगा, और फिर इंस्पेक्शन के लिए हर साल आपको जो भी प्रेशर वेसल का ये करता है, इंस्पेक्शन करता है कॉम्पिटेंट पर्सन, उसको बुला के इंस्पेक्शन करा लेना है, ठीक है? Uh, who is responsible for ensuring compliance with the rules? ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी होती है, मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी होती है। अब ये मैं ऑक्यूपायर ये वर्ड क्यों बार-बार इस्तेमाल करता हूँ? क्योंकि लॉ के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से, लाइसेंस में ऑक्यूपायर ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यहाँ पर कंसीडर हुआ है, याद रखना। और यही कह सकते हैं हम कि एक लीगल वर्ड है, और सबको पता भी चल जाता है ऑक्यूपायर का मतलब क्या है। What is the purpose of periodic inspection under the rules? क्या पीरियोडिक इंस्पेक्शन का क्या पर्पस है यहाँ पर? तो कंप्लाइज विद द सेफ्टी स्टैंडर्ड, इंस्पेक्शन करे उसका। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लाइज विद रूल, जुर्माना, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट होगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ प्रेशर वेसल? ओनर। ओनर होगा, ऑपरेटर नहीं। ओनर और ऑक्यूपायर। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग अंडर द रूल्स? रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इंस्पेक्शन का फॉर्म 11 जो होता है वो आपको मेंटेन करना है,
डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग का डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर मेंटेन करना है। अगर कुछ चेंजेस करते हो, जनरल नहीं होते, लेकिन अगर कुछ चेंजेस करते हो, नया कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट या फिर एक्सटर्नल इक्विपमेंट आप फिट करते हो उस पर, तो उसके बाद भी अगेन आपको उसका सही से इंस्पेक्शन करके उसका भी डॉक्यूमेंटेशन देखना है और उसका डिज़ाइन में क्या-क्या चेंजेस हुए, तो वो भी आपको मेंटेन करना है डॉक्यूमेंट में। ऑडिट के वक़्त ये पूछा जाता है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेशर वेसल ऑपरेटर? हाँ, प्रेशर वेसल जो ऑपरेटर होते हैं, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि वो सही से एसओपी फॉलो करें और एक्सीडेंट या इंजरीज़ को हम कम कर सकें। डॉक सेफ्टी रूल्स जो भी डॉक एरिया है, वहाँ पर ही सिर्फ़ एप्लीकेबल रहता है, ठीक है? अब इसमें डॉक एक्ट या फिर डॉक रूल्स जनरली तो उसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, जो भी डॉक पर काम कर रहे थे, वो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर डॉक पर भी। मल्टीपल एक्टिविटी चलती है वगैरह-वगैरह, लोडिंग, अनलोडिंग, मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर जो भी लोग हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए, सेफ वर्किंग कंडीशंस के लिए डॉक सेफ्टी रूल्स लाया गया है यहाँ पर। अभी डॉक का भी अगेन एक सेपरेट इंस्पेक्टर होता है, ये भी याद रखना। Which authority is responsible for ensuring Indian dock safety rules? डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, यस, शिपिंग इंडस्ट्री के जो भी डायरेक्टर जनरल शिपिंग मिनिस्ट्री के जो होते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। मैं अभी रिसेंटली एक डॉक इंस्पेक्टर को मिलके आया हूँ। What is the definition of dock under the rules? बड़ी definition है। Any areas where ships are loaded, unloaded, cargo is handled and under the control of a port authority, तो उसे हम dock कहते हैं या फिर उसके definition में fall होता है। अब आपको सच में appropriate definition अगर चाहिए और सबसे बेस्ट एक्सेप्टेबल लीगली और जनरली, तो आप एक्ट और रूल को फॉलो कीजिए। जो उसमें दिया जाता है ना, वो ही आप रेफर कीजिए हमेशा। किसी भी चीज़ का डेफिनेशन आपको चाहिए तो। एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ऑक्यूपायर किसे कहना है, जानना है, फैक्ट्रीज़ एक्ट उठाइए, ओपन कीजिए, उसमें ऑक्यूपायर का बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया गया है। ऑक्यूपायर किसे कहा जाता है। अब जनरली ये हो गया डेफिनेशन या रेफरेंस या डॉक्यूमेंट बनाने का प्रोसेस। किसी को समझाना है कि भाई ऑक्यूपायर किसे कहा जाता है, तो सिंपली आप आसान भाषा में उसे कह सकते हो कि फैक्ट्री का लाइसेंस के ऊपर एज़ अ ऑक्यूपायर जिसका नाम है वो ऑक्यूपायर है, सिंपल। या फिर फैक्ट्री का जो ओनर होता है वो जनरली है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि ओनर डिफरेंट होता है, ऑक्यूपायर अलग होता है, तो कभी-कभी एमडी का भी नाम एज़ अ ऑक्यूपायर डाल देते हैं वो। What type of safety equipment is mandatory under the dock safety rules? Life saving appliances, firefighting equipment, PPEs, वो यहाँ पर must है। Who is responsible for conducting regular safety inspection? Dock owner। तो जनरली डॉक अथॉरिटी जो होती है, पोर्ट अथॉरिटी होती है, डॉक अथॉरिटी के अलावा, तो पोर्ट अथॉरिटी ही यहाँ पर सारा ये करती है इंस्पेक्शन वगैरह। आपने देखा होगा मोस्टली जो पोर्ट वगैरह है वो अदानी कंपनी है वो रेगुलेट करती है। जेएसडब्ल्यू के पास भी एक पोर्ट है। बाकी तो 1-2 गवर्नमेंट के भी हैं यहाँ पर, बड़ा एरिया रहता है। पोर्ट छोटा है, डॉक एरिया बड़ा रहता है, ये भी याद रखना। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट? सेफ्टी ट्रेनिंग क्यों ज़रूरत है? सबसे पहले तो एक आपके रूल को कंप्लाई करता है, ठीक है? और ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक्सीडेंट्स रिड्यूस करता है, इंजरीज़ कम होती है, प्रिवेंट करता है और एफिशिएंसी भी आपको बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है जो भी ऑपरेटर्स हैं, वर्कर्स हैं उनमें। Consequence of non-compliance, fine and imprisonment कॉमन ही है। Who is responsible for reporting accidents? तो जो भी पोर्ट अथॉरिटी डॉक जो भी ऑपरेटर है, वो यहाँ पर पोर्ट अथॉरिटी को ये करती है, इन्फॉर्म करती है ताकि जो भी इंस्पेक्टर वगैरह है वो यहाँ पर आ जाए। फेटल है तो फिर वो डॉक के इंस्पेक्टर आ जाते हैं। तो फिर डॉक इंस्पेक्टर कौन है? जैसे कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर होता है, ठीक है? पैसों के जो होते हैं एक्सप्लोसिव इंस्पेक्टर होते हैं, वैसे ही डॉक के भी इंस्पेक्टर होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी रहते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करती है। व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट फॉर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान? क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर? इमरजेंसी प्लान तो होना चाहिए रेगुलरली ड्रिल कराने के लिए सबको उनका अ, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो पता होना चाहिए। और थर्ड थिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इमरजेंसी के वक़्त क्या करना है, तो ये प्लान में दिया जाता है, ठीक है?
पर्पस ऑफ अ डॉग सेफ्टी कमिटी, हाँ, डॉग सेफ्टी कमिटी का भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल है। तो क्या पर्पस है यहाँ पर? सेफ्टी अवेयरनेस को फैलाए, प्रमोट करे, जो भी इंसिडेंट है वगैरह वो इन्वेस्टिगेट करे। डॉग सेफ्टी रूल्स में ये भी दिया गया है कि सेफ्टी ऑफिसर के पास भी राइट्स है। मैंने पढ़ा है, मुझे अभी रूल नंबर पता नहीं है। लेकिन सेफ्टी ऑफिसर के पास राइट है कि जो भी डॉग पर एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स होते हैं, उसको वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। भले वो इंटरनली हो, लेकिन उसके पास राइट्स है। नेक्स्ट टू रिव्यू सेफ्टी प्रोसीजर, यस, डॉग सेफ्टी डिस्कस करें, रिव्यू करें, क्या सेफ्टी प्रोसेस चल रही है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है? ये सारी चीज़ें डॉग सेफ्टी कमिटी के अंदर आती है। ये पर्पज़ है डॉग सेफ्टी कमिटी ये करना, फॉर्म करना। बस आई होप आप सभी ने यहाँ पर मैसेज करके आपका अटेंडेंस मार्क किया होगा। किसी का बाकी है तो प्लीज़ आप मैसेज कर दीजिए।